अगला कॉन्सेप्ट है शासन प्रणाली। तो शासन प्रणाली को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर, विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर, और दूसरा है केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर, केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर। सबसे पहले देख लेते हैं विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर कौन कौन सा शासन प्रणाली है। तो विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर देखा जाए तो दो तरीके के शासन प्रणाली होते हैं। एक को बोला जाता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली या प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अध्यक्षीय शासन प्रणाली, और दूसरा होता है संसदीय शासन प्रणाली। देख लेते हैं दोनों की विशेषता क्या है। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली की सबसे मेन विशेषता होता है कि यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका दोनों डिफरेंस होते हैं, मतलब इन दोनों के बीच कोई भी संबंध नहीं होता। जबकि संसदीय शासन प्रणाली में आप जाएंगे तो यहाँ पे विधायिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है, विधायिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। इसका अर्थ क्या होता है, जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली में जाएंगे तो विधायिका का मतलब हो गया लोकसभा और राज्यसभा। तो जब भी कार्यपालिका का गठन होगा, कार्यपालिका का मतलब होता है आपका मंत्रिपरिषद। तो संसदीय शासन प्रणाली में किसी भी व्यक्ति को मंत्री तभी बनाया जा सकता है जब वो विधायिका का सदस्य हो, लोकसभा या राज्यसभा। तो इसीलिए कहा जाता है कि विधायिका में से ही कार्यपालिका का गठन होता है, अर्थात मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का गठन होता है। क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी है, किसी भी व्यक्ति को मंत्री तभी बनाया जा सकता है जब वो विधायिका का सदस्य हो, और अगर विधायिका का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसको विधायिका का सदस्यता लेना होगा, तब जाके वो मंत्री पद पे बना रहे। जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में ऐसा कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि आप विधायिका के सदस्य को ही कार्यपालिका में जगह दे सकते हैं। जैसे कि अमेरिका में देखा जाए तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, वहां पे विधायिका में से कार्यपालिका का निर्माण नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अपने मर्जी से किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना दे। जरूरी नहीं है उसके लिए कि वह विधायिका के सदस्य को ही मंत्री बनाए। राष्ट्रपति के मन में जिस भी व्यक्ति के प्रति विश्वास है या वो जानता है कि इस व्यक्ति को मैं अगर मंत्री बनाता हूं तो अच्छा काम कर सकता है, उसको अपने हिसाब से किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है। दूसरी विशेषता क्या होती है, संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है, राष्ट्र अध्यक्ष ये केवल प्रतीकात्मक होता है या नाम मात्र का होता है, वास्तविक प्रमुख नहीं होता। जैसे कि राष्ट्रपति हमारे हैं, और ब्रिटेन में जाएंगे तो वहां पे ब्रिटेन में किंग, वहां का राजा। तो संसदीय शासन प्रणाली देखना है तो आपको ब्रिटेन जाना पड़ेगा, और भारत में भी इसको अपनाया गया है। तो देखा जाए संसदीय शासन प्रणाली में दूसरी विशेषता क्या है कि यहाँ का जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो केवल प्रतीकात्मक या तो नाम मात्र का होता है, जैसे कि राष्ट्रपति। जबकि इस अध्यक्षीय शासन प्रणाली में ऐसा नहीं होता, यहाँ का जो राष्ट्र अध्यक्ष है वही क्या होता है, वास्तविक अध्यक्ष होता है या वास्तविक प्रमुख होता है। राष्ट्र अध्यक्ष वास्तविक प्रमुख होता है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्र अध्यक्ष केवल प्रतीकात्मक या तो नाम मात्र का होता है।
चौथी विशेषता क्या है? संसदीय शासन प्रणाली में देखा जाए तो संसद सामान्यतः दो सदनों में विभाजित होता है, उच्च सदन एवं निम्न सदन। हालांकि अमेरिका में जाएंगे तो वहां पे भी दो सदन है। तो उच्च सदन का मतलब हो गया राज्यसभा, जबकि निम्न सदन का मतलब हो गया लोकसभा। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में संसद को दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया गया है, उच्च सदन या निम्न सदन में? जैसे कि देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, लेकिन उनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो सरकार में आएंगे तो अच्छा काम करेंगे। तो ऐसे गणमान्य लोग, या मान के चलिए कि जो और भी बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो मान के चलिए कि उनके अंदर कैपेबिलिटी तो है लेकिन चुनाव लड़ने से पीछे हटते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम अगर मंत्री परिषद में या मंत्रिमंडल में जगह देना चाहते हैं तो उच्च सदन के माध्यम से हम उनको ला करके मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता है कि जब भी लोकसभा का चुनाव लड़ा तो उन्होंने हार ही मिला उनको, लेकिन उनके अंदर कैपेबिलिटी तो था देश को चलाने के लिए। तो देखा जाए तो उनको लाने के लिए, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए विधायिका की सदस्यता तो लेना ही पड़ेगी, तो उनको राज्यसभा से फिर सदस्यता दिया गया और फिर उसके बाद उसको प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ऐसे बहुत सारे गणमान्य लोग होते हैं जो चुनाव लड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन मान के चलिए कि अगर प्रशासन में आते हैं या मंत्री परिषद में आते हैं तो एक अच्छा काम कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को लाने के लिए राज्यसभा का निर्माण किया गया। और दूसरा, राज्यसभा का मेन पर्पस होता है राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो अमेरिका में जाएंगे तो यहाँ पे जो सीनेट है, अमेरिका में जो उच्च सदन है उसको बोला जाता है सीनेट। तो उच्च सदन दो चीजों के लिए उसको बनाया गया है, एक तो राज्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए और दूसरा ऐसे गणमान्य लोग हैं जिनको चुनाव लड़ना तो नहीं है लेकिन वो मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी बनाया गया। लेकिन अमेरिका में देखा जाए तो यहाँ पे केवल राज्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए ही सीनेट का निर्माण किया गया। यहाँ पे सीटें हर राज्य की तय हैं, हर राज्य से दो व्यक्ति नियुक्त करके भेजे जाते हैं सीनेट में। जैसे कि अमेरिका में 50 राज्य है, इसका मतलब है कि सीनेट के 100 सदस्य ही हो सकते हैं। तो ये चीजें हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है, और इन दोनों की विशेषता क्या है। अगर आपसे पूछा जाए दोनों में से बेहतर क्या है, तो जैसे कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली अगर देखा जाए स्टेबिलिटी के लिए, स्थायित्व के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है या कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, इसका कार्यकाल फिक्स है। उस कार्यकाल में इसको हटा पाना बहुत मुश्किल है अगर ये कुछ काम नहीं करता है तो, जैसे कि संविधान का अपमान नहीं करता है या राष्ट्रद्रोह से संबंधित कोई कृत्य नहीं करता है, तब तक आप इसको हटा नहीं सकते। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में व्यक्ति का ज्यादा महत्व है, क्योंकि वहां पे एक व्यक्ति को ही सारा जिम्मेदारी दे दिया जाता है। वही अपने मन से क्या करता है, मंत्रिमंडल का गठन करता है और अपने हिसाब से ही डिसीजन लेता है। तो जैसे कि स्थायित्व के मामले में देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन मान के चलिए कि आपने जिस व्यक्ति को चुना अगर वो कोई भी डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है या बहुत अच्छा तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो फिर दिक्कत हो सकता है। जैसे कि अभी देखा जाए तो अमेरिका में प्रॉब्लम यही आ रहा है, ट्रम्प का सपोर्ट सीनेट में नहीं मिल पा रहा है उसको, और सीनेट में मान के चल जब तक उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक वो कोई भी बजट भी पास नहीं करा पाते या करा नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका में ये पहले से डिसाइड है कि अगर आप कोई भी बिल पास कराना चाहते हैं तो सीनेट में कम से कम मान के चलिए कि 60 वोट तो मिलना ही चाहिए, 60% वोट मान के चलिए चाहिए ही चाहिए। 60% का मतलब हो गया 60 वोट। तो अगर अमेरिका में आपको बजट पास कराना है तो सीनेट का समर्थन चाहिए। जैसे कि अभी देखा जाए तो ट्रंप ने बजट से संबंधित एक बिल पेश किया जो कि पास नहीं हो पाया सीनेट में, क्योंकि उनको मात्र 55 वोट ही मिल पाया, जबकि चाहिए था कितना, 60 वोट।
चलिए, दूसरा संसदीय शासन प्रणाली में देखा जाए तो यहाँ पे आपके जो कल्चरल डाइवर्सिटी उसका ज्यादा सम्मान हो पाता है। अल्पसंख्यक अपने में से चुन करके प्रतिनिधि भेज सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी, चाहे भाषा को लेकर के हो, चाहे धर्म को लेकर के हो, या किसी भी तरीके का डाइवर्सिटी देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा है। तो उन डाइवर्सिटी का सम्मान सबसे ज्यादा कहाँ हो सकता है? संसदीय शासन प्रणाली, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति प्रमुख नहीं है, हम प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं और वो फिर एक मुखिया को चुनता है जिसको हम प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली में विविधता का सबसे ज्यादा सम्मान हो सकता है, जो कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में नहीं हो पाता। क्योंकि व्यक्ति प्रमुख होने का मतलब क्या है? अब वही व्यक्ति वहां पे राष्ट्रपति बन पाएगा जिसको बहुसंख्यक लोग पसंद करेंगे, तो अल्पसंख्यक का सम्मान फिर वहां पे नहीं हो पाता है। तो इसीलिए संसदीय शासन प्रणाली को भारत ने अपनाया। और कारण यह भी था कि क्योंकि लंबे समय से हम ब्रिटेन के संपर्क में थे, लगभग 200 साल तक हमने ब्रिटेन के शासन व्यवस्था को देखा था और उसके आदी भी हो गए थे, इसीलिए हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया भारत। तो आपको 3 विशेषता प्रमुख रूप से याद रखना है संसदीय शासन प्रणाली में। विधायिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। दूसरा, राष्ट्र अध्यक्ष प्रतीकात्मक या नाम मात्र का होता है। और तीसरा, संसद सामान्यतः 2 सदनों में डिवाइड होता है, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन का मतलब हो गया राज्यसभा और निम्न सदन का मतलब हो गया लोकसभा। अगला हम देख लेते हैं केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर कौन कौन सा शासन प्रणाली है उसको। तो केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर देखा जाए तो 3 प्रकार के आपको शासन व्यवस्था देखने के लिए मिलेगा। एक है आपका परिसंघात्मक। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर शासन प्रणाली। तो सबसे पहला शासन प्रणाली है परिसंघात्मक। इनके जो अंग्रेजी वर्जन है उसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, हिंदी में कई बार मीनिंग अलग अलग निकाल दिया जाता है। तो परिसंघात्मक को बोला जाता है कॉन्फेडरेशन। संघात्मक शासन प्रणाली फेडरेशन, या एकात्मक शासन प्रणाली, इसको बोला जाता है यूनियन। तो हमारे संविधान में जैसे कि देखा जाए तो आर्टिकल 1 में यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है और उसका हिंदी में अनुवाद होता है संघ के रूप में। तो आपको इंग्लिश वाले वर्जन को ध्यान में रखना है, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन और यूनियन। तो कॉन्फेडरेशन का मतलब क्या होता है इसका सबसे पहले समझ लेते हैं। तो कॉन्फेडरेशन देखा जाए तो राज्य मिल करके एक केंद्र बनाते हैं और उस केंद्र को कुछ जिम्मेदारी दिया जाता है, जैसे कि प्रतिरक्षा, बाह्य आक्रमण से कुछ भी होगा तो प्रतिरक्षा कौन करेगा? केंद्र करेगा। कम्युनिकेशन, संचार, या मान के चलिए कि आपका विदेश नीति, ये सब केंद्र को दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मेन होता है वो होता है राज्य, क्योंकि राज्य मिलकर ही केंद्र का निर्माण करते हैं। राज्य मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? केंद्र का। तो यहाँ पे स्वाभाविक है, राज्य मिलकर के केंद्र का निर्माण कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे मुख्य कौन हो गए? राज्य। तो परिसंघात्मक शासन प्रणाली में राज्य जब भी चाहे केंद्र से अलग भी हो सकता है। जैसे इसको लगे कि केंद्र में इसकी बात नहीं सुना जा रहा है, तो ये जब चाहे केंद्र से क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। तो परिसंघात्मक प्रणाली में राज्य को अलग होने का अधिकार होता है। जैसे कि यूएसएसआर, रसिया, 1991 में जैसे कि यूएसएसआर का विघटन हुआ और 15 अलग अलग राज्य बने। तो कहा जाता है कि ये पहले परिसंघात्मक था, क्योंकि राज्य आपस में मिलकर के एक केंद्र का निर्माण किया था, जिसको यूएसएसआर बोला जाता है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और 1991 में इसका विघटन हो गया फिर, क्योंकि राज्य से क्या हो गया? केंद्र से अलग हो गया, तो विघटित हो गया।
वैसे यूएसए के बारे में भी बोला जाता है कि यूएसए जब शुरुआत में बना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 13 अलग अलग राज्यों ने मिलकर के यूएसए को निर्माण किया, तो वो भी एक परिसंघात्मक था। लेकिन बाद में वहां पे जो न्यायालय था, सर्वोच्च न्यायालय, उसने कुछ डिसीजन दिए जिसके माध्यम से अब अमेरिका में किसी भी राज्य को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब है यूएसए अब परिसंघात्मक नहीं है। परिसंघात्मक का मतलब एक शब्द में अगर याद रखना है तो याद रखना है कि आपको यहाँ पे राज्य को जब चाहे केंद्र से अलग होने का अधिकार होता है। इसीलिए इसके बारे में कहा जाता है कि ये अविनाशी राज्यों का, अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन है। अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन। राज्य चाहे तो संगठन का विनाश कर सकता है। अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, इसको ध्यान में रखना है आपको, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। संघात्मक शासन प्रणाली में राज्य मिलकर केंद्र का निर्माण तो करते हैं, लेकिन यहां पर राज्य को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है। अलग होने का अधिकार नहीं। राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकते, जैसे कि यूएसए। लेकिन परिसंघात्मक और संघात्मक का आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो प्रमुख होता है वो राज्य ही होता है, और राज्य को ही यहाँ पे अवशिष्ट शक्ति दिया जाता है। अभी देखेंगे कि दोनों में क्या क्या विशेषता है उसको। तो परिसंघात्मक शासन प्रणाली में देखा जाए तो राज्य मजबूत स्थिति में है, जबकि केंद्र यहाँ पे कमजोर स्थिति में होता है, सबसे ज्यादा कमजोर। इससे थोड़ा सा लचीला शासन प्रणाली है आपका संघात्मक। यहाँ पे राज्य का महत्व तो अधिक है, लेकिन केंद्र से अलग होने का अधिकार राज्य को नहीं है। जबकि एकात्मक शासन प्रणाली में केंद्र का ही महत्व होता है, केंद्र का सर्वाधिक महत्व होता है। यहाँ पे राज्य का महत्व बहुत कम होता है। राज्य वही काम करेगा जो केंद्र उसको सौंपेगा। तो राज्य के यहाँ पे स्वतंत्र अस्तित्व बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो संघात्मक शासन प्रणाली को याद करना है तो ध्यान में रखें कि ये अविनाशी राज्यों का, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है। अविनाशी संगठन। जबकि एकात्मक या यूनियन के बारे में आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि केंद्र का महत्व यहाँ पे सबसे ज्यादा है। केंद्र जब भी चाहे राज्य के नाम, क्षेत्र परिवर्तित कर सकते हैं या नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, और केंद्र जो जो काम सौंपेगा राज्य को, उसी काम को करने का अधिकार होता है। इसीलिए कहा जाता है एकात्मक शासन प्रणाली के बारे में कि यहाँ पे विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन होता है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। जब चाहे जब चाहे केंद्र राज्यों का विघटन कर सकता है, नाम में परिवर्तन कर सकता है, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, या नए राज्यों का निर्माण भी कर सकता है। तो तीनों बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। परिसंघात्मक में राज्य का महत्व ज्यादा होता है, केंद्र का महत्व बहुत कम होता है। जबकि संघात्मक शासन प्रणाली में राज्य का तो महत्व होता है, लेकिन केंद्र से अलग होने का अधिकार उसको नहीं है। परिसंघात्मक में यूएसएसआर को ध्यान में रखना एग्जाम्पल के रूप में, संघात्मक में यूएसए को ध्यान में रखना है, जबकि एकात्मक शासन प्रणाली में ध्यान में रखना है आपको ब्रिटेन को, ब्रिटेन या इंग्लैंड। तो भारत में देखा जाए कौन सा शासन प्रणाली है, तो भारत में संघात्मक और एकात्मक दोनों शासन प्रणाली की विशेषताएं देखने के लिए मिलती है। तो भारत के बारे में कहा जाता है
भारत सामान्य स्थिति में संघात्मक शासन प्रणाली की तरह व्यवहार करता है, जबकि संकट के समय में वो एकात्मक हो जाता है। इसीलिए भारत को अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। तो भारत में संघात्मक के साथ साथ एकात्मक शासन प्रणाली की भी विशेषता देखी जा सकती है, और दोनों को अब 2 से डिवाइड करेंगे तो निकलेगा अर्ध संघात्मक। तो देख लेते हैं कि भारत में कौन कौन सा संघात्मक शासन प्रणाली है और कौन कौन सा एकात्मक शासन प्रणाली। उससे पहले हम देख लेंगे कि संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या क्या है। तो संघात्मक शासन प्रणाली की अगर विशेषता देखा जाए तो यहाँ पे राज्य और केंद्र के बीच में शक्ति का स्पष्ट विभाजन होता है। राज्य और केंद्र के बीच में स्पष्ट शक्ति का विभाजन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे लिखित संविधान होगा, यहाँ पर हमेशा आपको लिखित संविधान ही मिलेगा संघात्मक शासन प्रणाली। तीसरा, यहाँ पे लिखित संविधान होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय सबसे ज्यादा यहाँ पे पावरफुल होता है, क्योंकि बार बार संविधान का निर्वचन मतलब कि व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ती रहती है, और संविधान को व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट मतलब कि न्यायपालिका के पास होता है। तो संघात्मक शासन प्रणाली में आप देखेंगे कि न्यायालय स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होगा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। और यहाँ पे याद रखना है, लिखित संविधान होता है, इसका मतलब है कि वहां पे संविधान की सर्वोच्चता होगी। तो केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का स्पष्ट विभाजन आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। दूसरा, लिखित संविधान होगा। तीसरा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होगा। चौथा, किसी भी राज्य को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है। किसी भी राज्य को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं। संघात्मक शासन प्रणाली की यह विशेषता है कि कोई भी राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकता। तो आपको इन विशेषता को ध्यान में रखना है। राज्य और केंद्र के बीच में शक्ति का स्पष्ट विभाजन मिलेगा। लिखित संविधान मतलब कि संविधान की सर्वोच्चता। दूसरा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। और चौथा, राज्य को केंद्र से अलग होने का अधिकार। अब हम देख लेते हैं कि संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। भारत में संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं कौन कौन सी? तो जैसे कि देखा जाए, अनुसूची 7 शेड्यूल 7 में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। तो एक कौन सा विशेषता पूछा जाए तो ये संघात्मक शासन की विशेषता है। दूसरा, हमारे यहाँ भी लिखित संविधान को अपनाया गया है, और लिखित संविधान के साथ साथ संविधान की सर्वोच्चता भी है। संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, ना कोई भी पद, ना कोई व्यक्ति, ना कोई संस्था। तो संविधान की सर्वोच्चता। तीसरा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, यह भी किसकी विशेषता है? संघात्मक शासन की विशेषता है। तो केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन है। दूसरा, लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है।
तो इन सब को लेकर के बोला जाता है कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली की ये सारी विशेषताएं। जबकि एकात्मक शासन प्रणाली की क्या की विशेषता है? तो जहां जहां पे केंद्र, एकात्मक का मतलब हो गया केंद्र हावी होना, तो जहां जहां पे केंद्र हावी होगा राज्य के ऊपर, वहां वहां पे मान के चलिए कि एकात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था है। जैसे कि एकल नागरिकता, जैसे कि संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, डुअल नागरिकता होता है, डुअल सिटीजनशिप होता है। जैसे कि आप अमेरिका में जाएंगे तो केंद्र और राज्य के अलग अलग आपको नागरिकता लेना पड़ेगा। जिस राज्य में आप रहेंगे उस राज्य की नागरिकता लेना पड़ेगा, साथ में आपका केंद्र के भी नागरिकता लेना पड़ेगा। तो एकात्मक शासन प्रणाली में कौन सी विशेषता पूछा जाए तो यहाँ पे एकल नागरिकता ही मिलेगा आपको। तो जैसे कि भारत में भी एकल नागरिकता है। आर्टिकल 3 संसद को अधिकार दिया है कि वो जब चाहे किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, राज्य का क्षेत्र सीमा जब चाहे परिवर्तित कर सकती है या उसके नाम को भी बदल सकती है। आर्टिकल 249 249 यहाँ पे संसद को अधिकार दिया गया है कि राज्य सूची के विषय में कोई भी कानून बना सकती है अगर आवश्यक हो तो। उसके बाद देखा जाए तो राज्य में जो गवर्नर होता है, गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और गवर्नर डायरेक्ट राष्ट्रपति के अधीन होता है। तो गवर्नर की नियुक्ति भी किस शासन व्यवस्था की है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। और अगर देखा जाए तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा नामित सदस्य क्योंकि राज्यसभा को बनाया किस लिए गया था? राज्य को प्रतिनिधित्व देने के लिए। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। इसका मतलब है कि केंद्र अपना यहाँ पे प्रतिनिधि भेज रहा है अलग से। तो राज्यसभा में जो नामित सदस्य है वो भी आपका एकात्मक शासन प्रणाली के करीब है, क्योंकि केंद्र यहाँ पे भी हावी हो रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एकल नागरिकता हो गया, आर्टिकल 3 हो गया, आर्टिकल 249 इमरजेंसी के समय, आपातकाल के समय में राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होता, केंद्र पूरी तरीके से हावी हो जाता है और एकात्मक शासन की तरह डिसीजन लेता है। तो आपातकाल की प्रावधान जैसे कि देखा जाए तो आर्टिकल 352, 356 और 360 राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, इन तीनों ही समय में देखा जाए तो केंद्र का व्यवहार एकात्मक शासन प्रणाली की तरह होता है। तो इसको देखना है कि भारतीय संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली की क्या क्या विशेषता है और एकात्मक शासन प्रणाली की क्या क्या विशेषता है। तो संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या क्या हो गया? केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का स्पष्ट विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, ये सारे प्रावधान देखा जाए तो किसका है? संघात्मक शासन प्रणाली की है। और ये हो गया आपका एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषता। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग संविधान सभा के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।